वीडियो में बात करेंगे जब भी आप ज़मीन खरीदते समय, कोई भी ज़मीन घर प्लॉट खरीदते समय उसका इकरारनामा करवाते हैं तो इकरारनामा का प्रारूप आप कैसे तैयार करें, कैसे आप इकरारनामा लिख सकते हैं और क्या क्या आपको शर्तें वहाँ पे रखनी चाहिए। देखिए, ज़रूरी नहीं कि आप लिखें, आपको कौन कौन सी शर्तें वहाँ पे रखनी चाहिए ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, इकरारनामा जैसा कि मैंने कई वीडियो में आपको बताया है कि इकरारनामा यानी कि एग्रीमेंट, क्योंकि ज़मीन खरीदने से पहले आप किसी भी ज़मीन का एग्रीमेंट करवा सकते हैं, उसके बाद में आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं। चलिए, इसके फ़ायदे तो मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस इकरारनामा का प्रारूप, तरीका और कौन कौन सी आपको वहाँ पे शर्तें रखना सही होता है उसके बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप वीडियो को जरूर लाइक करें, और यदि मान लीजिए आपको इस प्रारूप का, देखिए बहुत बड़ा प्रारूप है, इसकी आपको पीडीएफ या मान लीजिए कोई भी जानकारी चाहिए है, या मान लीजिए आप उससे कॉल पर संपर्क करना चाहते हैं, तो आप मुझे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे कई सोशल मीडिया अकाउंट्स की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ मुझे फॉलो करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और मुझसे बात भी कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं इकरारनामा कैसे लिखें, इकरारनामा लिखने का प्रारूप और तरीका। सबसे पहले यहाँ से आप देख सकते हैं, सपोज दैट जैसे मान लीजिए आप कोई ज़मीन बेच रहे हैं या मान लीजिए खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो भी आपका पुत्र हो, सॉरी जो भी आपका नाम हो, मान लीजिए राम सिंह, और पुत्र जो भी हो, जो भी आपका हो, राम सिंह पुत्र लाल सिंह, निवासी जो भी हो, निवासी तहसील जिला, ठीक है। ये सबसे पहले जो व्यक्ति बेच रहा है उसका यहाँ पे कि संक्रमणी भूमिधर तथा काबिल अराजी हैं, उक्त भूमि हमारी पैतृक संपत्ति है, हमको लगातार खेती से घाटा हो रहा है जिस कारण हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, हमें अपने व परिवार के खर्च एवं पालन पोषण के लिए रुपयों की आवश्यकता है, लिहाजा हम लोगों ने उक्त भूमि के विक्रय करने का मन बनाया है। हमने कई लोगों से बात की परंतु कोई भी उक्त भूमि का उचित पैसा देने के लिए तैयार नहीं हुआ है। श्री, अब देखिए जो आपको खरीद रहा है, चाहे आप खरीद रहे हैं, उसका नाम श्री सन ऑफ यानी कि पुत्र किसके हैं, उसके निवासी तहसील जिला ने उक्त भूमि का जो भी यहाँ पे दर है वो लिख सकते हैं, उक्त भूमि का उचित मूल्य देने को तैयार हो रहे हैं, अतः हम लोगों ने उक्त भूमि श्री, फिर दोबारा से यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं जिसको आप बेच रहे हैं, जो भी हो, पुत्र जो भी मान लीजिए लक्ष्मण पुत्र जो है रामदास सिंह, दिनांक को बेचना तय किया है, और मूलधन यानी कि जितने में पूरी जगह आपकी जितनी भी पूरी ज़मीन तय हुई है, जैसे मान लीजिए 10 लाख में हुई है या मान लीजिए 10.5 लाख में हुई है, तो यहाँ पर 10.5 लाख जिसके आधे 5,25,000 होते हैं में से इतनी धनराशि जितनी भी आपने, जैसे मान लीजिए आपने 50,000 रुपये ले लिए, तो इतनी राशि दिनांक जो भी तारीखों को बतौर पेशगी प्राप्त कर ली है, इसलिए यह इकरारनामा बकाया पत्र श्री जो भी यहाँ पे बेच रहे हैं उसका पिता का नाम के हक में लिखकर नीचे लिखी शर्तों तथा प्रतिबंधों से अपने को आबाद करते हैं। देखिए, अब सबसे महत्वपूर्ण बात आई है, अब बात करेंगे शर्तों के आधार पर कि क्रेता विक्रेता जो है इकरारनामा के दौरान कौन कौन सी आपको शर्तें रखनी चाहिए। सबसे पहली शर्त आप देख सकते हैं, ये है कि हम आज की तारीख जो भी दिनांक हो बाबत बिक्री 50,000 रुपये धनराशि पूर्व यानी कि पहले ही प्राप्त कर चुके हैं, और शेष जैसे कि मैंने बताया था 10.5 लाख की आपकी जैसे मान लीजिए कोई संपत्ति तय हुई है, तो शेष 10 लाख धनराशि रजिस्ट्री के वक्त प्राप्त करेंगे। दूसरा यह है कि हम लोग बाकी 10 लाख रुपए धनराशि क्रेता से 9 माह के अंदर, देखिए जो भी आपकी डेट आप तय करेंगे जिस दिन आप ये एग्रीमेंट कर रहे हैं उसके 9 माह के अंदर दिनांक जो भी आप रखें यहाँ पे रख सकते हैं तक प्राप्त कर बैनामा क्रेता के हक में कर देंगे। यदि हम लोग बैनामा न कर सकें तो क्रेता न्यायालय द्वारा उक्त भूमि का बैनामा करवा ले तथा बयाना की 10% ब्याज काटकर भुगतान कर दे। देखिए, ये जो शर्त जो है ये सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। जैसे मान लीजिए इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर मान लीजिए मैं भूमि नहीं दे रहा हूँ तो क्रेता जो है वो न्यायालय द्वारा उक्त भूमि का बैनामा करवा ले। तीसरी जो है यह है कि हम लोगों ने अपने जमीन संबंधित सभी कागजात क्रेता को सौंप दिए हैं, इस संबंध में पूरी जानकारी कर ली है, और किसी वैधानिक कारणवश, देखिए यहाँ पे शर्त है, किसी वैधानिक कारणवश क्रेता उक्त भूमि को न खरीदने पर उस अवस्था में क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपनी अग्रिम धनराशि उक्त समय सीमा से भीतर प्राप्त कर ले। देखिए, अगर मान लीजिए आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं और उसमें कोई वैधानिक कारण है, जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि भाई ये असंक्रमणीय ज़मीन है, या मान लीजिए विवादित ज़मीन है, वैधानिक कारण है,
तो आप वहाँ पे अपना पैसा वापस कर सकते हैं और ज़मीन ना खरीदें। ठीक है। चौथा जो है यह है कि हम लोगों ने विश्वास दिलाया है हम लोग उक्त संपत्ति के मालिक हैं तथा इस पर कोई बाहर नहीं है। यदि ऐसा न हो तो क्रेता क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है। अगर मान लीजिए कोई विवाद होता है या मान लीजिए कोई तथ्य छुपाया गया तो क्रेता क्षतिपूर्ति भी ले सकता है। पांचवा यह है कि यदि क्रेता तय अवधि में भूमि का बैनामा नहीं कराता है तो वह अग्रिम धनराशि लेने का अधिकारी नहीं रहेगा और यदि उसके पास भूमि कम कीमत पर उसके बाद भूमि जो है कम कीमत पर बिकती है तो क्रेता नुकसान जो भी लेन देन है उसके लिए बाध्य होगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ उन्होंने शर्त लगा दी है कि यदि मान लीजिए क्रेता ने भूमि न खरीदी तो उसका जो भी बयाना था वो नहीं मिलेगा और जो भी नुकसान हो रहा है वो भी क्रेता को देना होगा। छठवां है यह कि उपरोक्त शर्तें हम लोगों ने पढ़ ली हैं समझ ली हैं जिसके प्रतिबंध हम तथा हमारे उत्तराधिकारी हैं। जो भी ये शर्तें मैंने लगाई हैं वो सारी सोच समझकर और स्वस्थ चित्त दिमाग से मैंने यह इकरारनामा किया है, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो है क्रेता के हस्ताक्षर आप करवा सकते हैं, विक्रेता के करवा सकते हैं। यदि आपके पास 2 गवाह अवेलेबल हैं तो आप गवाहों के सामने आप करवा सकते हैं और जो भी आपकी दिनांक है दिनांक भी आप डाल सकते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ इकरारनामा से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में। देखिए सबसे पहले इकरारनामा जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा ही नहीं कि आप ये इकरारनामा कर लेते हैं तो फिजूल में आप समझें। सबसे पहले देखिए आप अब बात करेंगे इकरारनामा के लिए ज़रूरी क्या क्या चीज़ें। देखिए सबसे पहले आप जिससे ज़मीन खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं वह व्यक्ति बिल्कुल दिमाग से स्वस्थ होना चाहिए सबसे पहले, और उसके बाद उसकी जो भी उम्र है वो पूरी हो जानी चाहिए, यानी कि वो व्यक्ति वयस्क होना चाहिए। उसके बाद यदि आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसी प्रॉपर्टी के लिए आपने इकरारनामा किया है जो अचल संपत्ति है या जिसका मूल्य 100 रुपये से अधिक है, तो उसकी रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य होगा। यानी कि आप इकरारनामा करवाते हैं तो इस इकरारनामा की आप रजिस्ट्री जरूर करवाएं। देखिए उत्तर प्रदेश में संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 में संशोधन हो जाने के कारण इकरारनामा में यानी कि विक्रय संबंधा केवल रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा की जा सकती है। यानी कि रजिस्ट्रीकरण कराना जो है वो आपका बहुत ज़रूरी है। देखिए चाहे आप वसीयत करवाते हैं, इकरारनामा करवाते हैं, तो यहाँ पे आप रजिस्ट्री अवश्य करवाएं, क्योंकि आजकल जो है रजिस्ट्री की मान्यता अधिक है और रजिस्ट्री करवाई है तो ही वह वैलिड है। उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रीकृत अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 के अनुसार इकरारनामा वह की रजिस्ट्री होना अनिवार्य है, चाहे उससे संबंधित अचल संपत्ति की मालियत जो भी हो, उसकी कीमत जो भी हो, आपको उसकी रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य रूप से है। देखिए ये आप इकरारनामा इसलिए करवाएं क्योंकि देखिए भविष्य में जैसे मान लीजिए कोई विक्रेता है वो आपको ज़मीन देने से इनकार कर रहा है, या मान लीजिए कुछ पैसे बढ़ गए इसलिए इनकार कर रहा है, मान लीजिए पैसों की बेईमानी कर रहा है, इस सब से बचने के लिए आप एक अच्छा सा इकरारनामा जो है वो किसी एडवोकेट के थ्रू लिखवा सकते हैं, आप उसकी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। फिर कभी भी कोई भी दिक्कत आपको ज़मीन से रिलेटेड नहीं होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो भी आपका क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में लिखें, और हमारे सोशल मीडिया पर मुझे जरूर फॉलो करें। सोशल मीडिया के अकाउंट की लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है।